अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान की सियासत में पिछले 10 से 12 साल में अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो एक ऐसा सियासी कल्चर पिनप रहा है जिसमें हमें नफ़रत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और जहर आलूद पॉलिटिक्स की जाती है। और उसका रिज़ल्ट ये है कि अब पब्लिक शेमिंग का कल्चर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं इसकी, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि सियासी लीडर इस तरह का बयानिया इस्तेमाल करते हैं कि उनके फॉलोअर्स भी नफ़रत करना सीख जाते हैं, इख्तलाफ करना नहीं। और इसका एक और सबूत लंदन में मिला, जहाँ पर एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब मौजूद थे और वो मिडिल टेंपल की तरफ से मास्टर बेंचर के ओहदे के लिए मुंतखब हुए, तकरीब में शामिल हुए। वापसी पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से गाड़ी पर हमला किया गया, नारेबाजी की गई, दौड़ लगाई गई गाड़ी के पीछे। जवाब में हुकूमत की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आईडी कार्ड्स ब्लॉक करेंगे, फुटेज को ऑब्ज़र्व करके कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के ख़िलाफ़। लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई से ये मसला हल हो सकता है या दिमागों पे काम करने की भी ज़रूरत है ताकि डिसएग्रीमेंट सिखाया जाए, नफ़रत ना सिखाई जाए। इसका नुकसान ये हुआ कि मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें UAE भी शामिल है, सऊदी अरब भी है, तुर्की भी है और UK भी है, यहाँ पर इस नौइयत के एहतजाजी मुजाहरों ने पाकिस्तान के इमेज को हार्म करना शुरू कर दिया। ऑफिशियली भी ये कन्वे हो चुका है कि इस सब की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जमाइमा खान साहिबा के घर के बाहर भी नून लीग के कारकुनान की तरफ से एहतजाज हुआ था और अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी दिन ब दिन इस पॉलिटिकल कल्चर जिसमें नफ़रत बहुत सेंट्रल दिखाई देती है बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए एक स्ट्रैटेजी ऐसी चाहिए जिसमें लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट भी किया जाए और साथ साथ ये बताया जाए कि आपको पब्लिक प्लेसेस में किसी की प्राइवेट स्पेस को इन्वेड करना नहीं चाहिए। साथ साथ अगर मुल्की पॉलिटिक्स की बात की जाए, 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह बयान दिया कि 11 अरकान को गवर्नमेंट ने ख़रीद लिया था। अब ये बहुत बड़ी एक्यूजेशन है क्योंकि JUIFA ने सपोर्ट किया हुकूमत को, उसके बावजूद ये बयान सामने आया है। और दूसरी तरफ बार एसोसिएशंस के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप का जीतना, जिसका झुकाव हुकूमत की तरफ है, वो नून लीग के बयानिए को तक़वियत दे रहा है कि वकला भी हमारे साथ हैं और कोई वकला तहरीक नहीं चलेगी। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। नून लीग के रहनुमा अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अफनान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये पॉलिटिकल कल्चर तो हमने देख लिया है, लंदन में पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए, लेकिन इस मरतबा साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की गाड़ी पर हमला हो जाना, और वो भी उस टाइम पर जब वहाँ पर कोई पॉलिटिकल नौइयत की तकरीब तो नहीं थी, मास्टर बेंचर वो मुंतखब हुए हैं मिडिल टेंपल की तरफ से। तो इस दौरान अब कहा यही जा रहा है कि कोई मुनासिब सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए था, लेकिन अब हुकूमत फिर क्या करेगी आइडेंटिफाई करने के लिए इन लोगों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बदकिस्मती है कि ये एक ऐसा एक कल्ट इवॉल्व हो गया है हमारे मुल्क में जो इस तरह की हरकतें करके बड़ा फ़ख्र महसूस करता है, और इनकी वजह से खाली पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की बदनामी हुई है। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हुई है। मगर ये बजाय इसके कि अपनी हरकतों को सही करें, ये और उसको मज़ीद जो है वो बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर बड़ा फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं। और इसका इवेंचुअली नुकसान जो है वो PTI को भी होगा। अगर आप देखें, जो PTI के जो लीडर थे, अब बहुत सारे उन पुराने लीडरों को आज PTI के लोग गालियाँ देते हैं। तो जो आज लोगों को गालियाँ पड़वा रहे हैं, कल इनको फिर दोबारा वापस पड़ेंगी। तो ये एक मकाफात अमल होता है। और ये लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये इनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से जो है इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। फिर जब कहीं इनको जवाबी कार्रवाई हो जाती है तो फिर ये रोज़े फिर रहे होते हैं कि देखें जी हमारे बड़ी ज्यादती हो गई। हालांकि ये कोई कंडक्ट है कि कोई बाहर जाए तो उसके गालियाँ दें, किसी की फैमिली को गालियाँ दें? ये क्या कंडक्ट है और ये किस किस्म की, आप मुझे बताएं, आप कौम को किस काम पे लगा रहे हैं? बच्चों को बिलखुसूस, उनके जो है वो माइंड इतने ज़्यादा वो नहीं होते मैच्योर, तो उनको आप जो है वो इस पे लगा दिया। ये कोई तरीका है? ना इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, ना इससे कोई जो है कोई हेल्दी डिबेट इवॉल्व होती है। इसमें एक दूसरे को बस गालियाँ दिए जाए और इससे ज़रूर कुछ लोगों का फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन ये इस तरह तो नहीं। अफनान साहब, लेकिन अब बयानिया वही बनेगा ना, अब बयानिया वही बनेगा कि एहतजाज करने का तो उनका राइट था, आप FIRs कर रहे हैं, ID कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये नैरेटिव जो सोशल मीडिया पे बन जाता है, वहाँ पर भी तो गवर्नमेंट मिसिंग दिखाई देती है उसको काउंटर करने के लिए। ये बात आपकी दुरुस्त है किसी हद तक कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ये इस तरह काउंटर नैरेटिव किया जाए, लेकिन देखें बात ये है कि ये मुल्क नैरेटिव खेलने से जो है ये डेवलप नहीं होगा।
ये झूठ बोलने से, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने से ये मुल्क डेवलप नहीं होगा। यहाँ कह देने से कि जी 250 डैम सोशल मीडिया पे बन गए तो बन जाए, ये तो एक्चुअल काम करने से ये मुल्क डेवलप होगा ना। हमारा फोकस हमेशा ये रहा है कि हम एक्चुअल काम पे फोकस करें और उसके समराज जो है वो आवाम तक पहुँचे। मगर ये एक नया फिनोमिना आ गया है कि एक्चुअल काम करने की आपको ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप सोशल मीडिया पे कोई भी कहानियाँ बना दें और उसके ऊपर जो है वो झूठ बेचते रहें, और उसके ऊपर 4-5 दिन शोर मचेगा, उसके बाद नया झूठ आ जाएगा, फिर उसको बेचें, और कौम के जो बिलखुसूस जो बच्चे हैं उनको आप गुमराह कर रहे हैं। सही। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर जो लोग इनको फॉलो करें उन्हें भी देखना चाहिए कि कौन जो है आपको इस तरह की बातें बताता है और उसका क्या फ़ायदा है। कुछ चले तहजीब के दायरे में रह के भी मामला हो तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह किसी को करना, और फिर कभी ना कभी जवाबी कार्रवाई तो हो ही जाती है, फिर जब होती है तो फिर ये रोते फिर रहे होते हैं। सही सही। नईम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अब मुझे ये बताइए, बेशक कोई साबिक चीफ जस्टिस है, इस मुल्क में शायद ही कोई ऐसी पर्सनैलिटी गुजरी हो जिनके फैसलों पर तनकीद ना हो, जिससे इख्तलाफ ना किसी सियासी पार्टी ने किया हो, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये रवैया ठीक है कि पर्सनल लाइफ में या फिर पर्सनल स्पेस को इन्वेड करके गाड़ियों पे हमले कर देना और उसके बाद में उसके जवाब में ये कहना कि चूंकि चंद फैसले ऐसे थे जिससे हमारी पार्टी को या ओवरऑल जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, इसीलिए इस तरह का पॉलिटिकल वायलेंस जस्टिफाइड होना चाहिए? तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है इस वाक़े पर? देखिए, बात यह है, जहाँ काजी फैसल साहब की बात है, उनके साथ साथ दीगर वहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी गए हैं, ये मोहसिन नकवी साहब भी कल उधर ही भागना है। ये तमाम लोगों ने यहाँ से उधर ही भागना होता है, क्योंकि इनके तमाम लोगों की जदादें, प्रॉपर्टियाँ, अकाउंट सारे वहाँ पर ही हैं। तो डेफिनेटली जब भाग कर उधर कोई जाता है तो फिर उसे वेलकम अवाम ने तो करना होता है, जो कुछ उसने बीज बोया होता है। आप देख लें कि एक तरफ काजी फैसल साहब और दूसरी तरफ आप देख लें कि जस्टिस मंसूर साहब हैं। हालांकि जस्टिस मंसूर साहब इस वक्त चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान नहीं बन पाए, और जिस तरह से उनका रास्ता रोका गया, जिस तरह से तरमीम लाई गई जबर के ऊपर पैसे देकर, CC3A के ऊपर काजी फैसल साहब ने जैसे सहूलतकारी की फैसला देकर, तो जो सारा ये प्रोसेस किया गया, चाहे वो 8 फरवरी वाला अरेस्टमेंट का दफा हो, तो उसके बाद जो अमल किया गया और उनका रास्ता रोकने के बावजूद वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, तो आप देख लें कि वहां पर वो अगर सऊदी अरब में मौजूद हैं, उम्रे पे मौजूद हैं, तो लोग किस तरह उनका वेलकम कर रहे हैं, किस तरह उनको दाद दे रहे हैं। क्या हमने उनको फोन करके लोगों को कहा है कि आप उन्हें, क्या हमने उन्हें फोन करके कहा है कि आप उनका वेलकम करें, उनके साथ सेल्फियां लें, या हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमसे मिलते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि आप इमरान खान साहब के साथ मिलते हैं, उनके साथ अटैच हैं, आप हक के लिए लड़ रहे हैं, आप खड़े हुए हैं, आप केसेस बर्दाश्त कर रहे हैं और हम आप पे फख्र है, ये कोई बात भी करते हैं, तो क्या हम उन्हें उनके ज़हनों में डालते हैं? क्या वो बच्चे, क्या वो समझ नहीं रखते? क्या उन्होंने नहीं देखे कि काजी फैसल साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर जिस तरह से मुल्क के अंदर नाइंसाफियत की कि ह्यूमन राइट, लग तो यही रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर फैसलों से इख्तलाफ हो तो गाड़ियों पे हमले कर देने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल इमेज कुछ नहीं होता मुल्क का। सऊदी अरब में जो एहतजाज हुआ था, टर्की में एहतजाज हुआ, ऑफिशियली कन्वे किया गया कि यहाँ पर ये अलाउड नहीं है। अगर आप इस रवैये को मजीद तकवीयत पकड़ने के लिए हौसला अफजाई करते रहेंगे तो जो मुल्क को नुकसान होगा उसका क्या करेंगे नईम साहब? मुल्क को नुकसान उस चीज से हो रहा है कि जब मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, मुल्क के अंदर कानून नहीं होता, जब किसी की चादर चारदीवारी का तकद्दस जो है वो नहीं होता, जब लोगों के कारोबार महफूज नहीं होते, जब हुक्मरान चोर लुटेरे आकर बैठा दिए जाए फार्म 47 के मुताबिक, तब होता है। मुल्क के होता है कि जब मुल्क का कोई सरबराह अगर दोस्त दांधली के जरिए बिठाया गया है और अपनी जदादें वो बाहर बनाता है और दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करो, तो दुनिया आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करती। मुल्क के अंदर इकॉनमी तब बेहतर होती है जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है। और उसका सोल्यूशन ये है, जो हुआ है ये उसका सोल्यूशन है। नईम साहब, मैं कह रहा हूं जो लंदन में हुआ, इस सारी ज्यादतियों की जो फहरिस्त आपने बताई, इसका सोल्यूशन ये है कि जो लंदन में हुआ वो किया जाए, राइट? देखिए, बात यह है कि लंदन में किसी ने काजी फैसल साहब को कोई बुलेट्स नहीं मारे, कोई गोलियां नहीं चलाई, वो एहतजाज के लिए खड़े हुए, वो भाग गए, मुंह छुपा के भागे। उन्हें कहते कि आप निकलते बाहर और आकर उनको कहते जी कि मैं हूं काजी फैसल, आप क्यों छुपा रहे थे? आप क्यों आपने सर झुकाया? बता, क्योंकि आपने काम ऐसे किए कि आपको सर झुकाना पड़ा, आपको मुंह छुपाना पड़ा, आपको एयरपोर्ट पे भी उस रास्ते से निकल कर जाना पड़ा जहां पर अवाम नहीं थी। तो अवाम में तो आपको आना है, अवाम को तो आपने फेस करना है। इसी वजह से आप लंदन भागते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी यही है, लंदन भागेंगे तो डेफिनेटली उधर भी तो अवाम है, दिल है, लोगों की सोच है, दिमाग है, वो माइंड रखते हैं। आज डोनल्ड जो है वो क्यों दुनिया में तकसीम किया जा रहा है? किस वजह से तकसीम किया जा रहा है? क्योंकि एक बंदे ने खड़े होकर आपको कह दिया
और आपको वो जुमले बोल दिए जो कि आपका कंडक्ट था। तो जब एक आवाम आपका एक उसकी वजह आपकी पार्टी का बयानिया नहीं था, उसकी वजह आपकी पार्टी का बयानिया नहीं, कुछ और था। आपने जो इंसाफियां दी, नाइंसाफियां की हैं, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? और यही प्रैक्टिस क्या रुक गई है? नहीं रुक रही। पीछे सारे बैठ के कह रहे हैं, आज धमकाया जा रहा है कि हम आपकी सिटीजनशिप खत्म कर देंगे, हम आपका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर देंगे, हम आपका जो आईडी कार्ड वो ब्लॉक कर देंगे। ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपने भी उधर जाना है, तमाम लोगों ने उधर जाना है, तमाम लोगों ने इस आवाम के सामने ही फेस करना है। सही। फिर आपको बंद कमरों में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप आज इंसाफ दे देंगे। सही सही। अफनान साहब, आपने सुना, अगर जमहूरियत को कोई नुकसान पहुंचाएगा और इसके अलावा बल्ले का निशान ले लेगा और साथ ये कि फॉर्म 47 की हुकूमत बनेगी, फिर ये रिएक्शन तो आएगा। तो पॉलिटिकल वायलेंस भी हो तो इसमें क्या जस्टिफाइड है? वो देखिए, बात ये है कि ये एक इमेच्योर लोगों की, जिनको सियासत का ना पता हो, ना इस मुल्क की तारीख का पता हो, वो तो इस तरह की बातें हिमाकत वाली कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीरियस मामला हो, ये कोई तरीका ही नहीं है। देखिए, फिर लोग ये कहेंगे कि आपके साथ भी फिर ठीक हो रहा है, बल्कि और होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ वायलेंस से डील करेंगे ना, तो फिर जवाबी कार्रवाई में भी फिर वायलेंस ही होगा। फिर आपकी चीखें जो है पूरे पाकिस्तान सुनता है। और जो पॉपुलैरिटी आपकी है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी पॉपुलैरिटी का कल इलेक्शन हुआ है ये बार काउंसिल का, और उसके अंदर आप लोग हार गए पूरे पाकिस्तान में। तो ये आपकी पॉपुलैरिटी, इतनी आप पॉपुलर हैं। और माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती। 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने सारे अच्छे ताल्लुकात जितने पाकिस्तान के साथ थे सारे आपने उनको खराब किया। सीपैक को आपने बंद किया। कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए आप लोग? पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सीपैक जो है वो मुस्लिम लीग नून लेके आई। और आप जो है वो मतलब के बजाय इसके कोई, मैं ये कह रहा हूँ ना, कंस्ट्रक्टिव बात होती है। अगर आपकी बात दुरुस्त थी तो फिर हम कैसे लेके आए इन्वेस्टमेंट? और अगर बाहर जाना गलत है, अगर बाहर ट्रेवल करना गलत है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो कासिम और सलमान तो रहते ही बाहर है। वो कोई मियाँ वाली में किसी 5 मरले के मकान में तो रहते नहीं है। यहाँ तो उनको भी बुला ले। इधर दूसरों के बच्चों को आप मरवाते हैं। कासिम और सलमान की जो है आपको बड़ी फिक्र है, उनको भी तो बुलाएं ना यहाँ पे, उनको पख्तूनख्वा में बल्कि उनको सेटल कराएं। वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं ताकि लोगों को पता चले कि देखें जी पाकिस्तान में कितना जबरदस्त 11 साल हो गए हैं और दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं पीटीआई ने। तो ये आप नहीं करते। ये मुनाफिकाना हरकतें हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप ये इनकी इमेच्योरिटी का नुकसान पाकिस्तान को तो होगा ही होगा, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ इनकी इमेच्योरिटी का नुकसान इनको खुद भी होगा। सही। ये इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन इनको बहुत जल्द और समझ में आएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नईम साहब, ये अफनान साहब का भी यही आर्गूमेंट है कि बारी तो इस तरह सबकी आ जाएगी, 10-15 लोगों को खड़ा करना कोई मुश्किल नहीं है किसी के रास्ते में। लेकिन जो उन्होंने बार काउंसिल के इलेक्शन की बात की, उसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप जो जीतता है, इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, ये जो एक बात है ना कि हम खड़ा कर रहे हैं या हम लोगों को क्या हम जबरदस्ती 8 फरवरी को लोगों को लेकर गए कि आप इमरान खान को वोट दें? आपने तो कोशिश की। मैं अफनान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जिन्होंने सारा ये कराया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कोशिश की कि निशान भी दिया जाए, लोगों को भटकाया जाए, तजवीज कुरिंदों तायद कुरिंदों को उठाया जाए, इनके पेपर रिजेक्ट हो, इनके उम्मीदवार कम हो, पेपर इनके रिजेक्ट किए जाए। और फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है उनके साथ ऐसे किए गए, किसी को जेल में डाल दिया, किसी के पेपर रिजेक्ट कर दिए। कई ऐसे हमारे कासम सूरी, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी ऐसे लोग हैं जिनके पेपर रिजेक्ट किए गए। उसके बावजूद इमरान खान ने खंबे को खड़ा किया, वो जीत गया। तो क्या वो हवा में वोट आ गया? क्या लोगों ने वोट नहीं दिया? फिर 8 फरवरी को जीते हुए लोगों को आपको क्यों हरवाना पड़ा? क्यों आपको फॉर्म 47 के मुताबिक उन्हें बनवाना पड़ा? तो ये जमहूरियत के ऊपर हमला किया गया 8 को, जिसको आप छुपा नहीं सकते। और अवाम की राय है, अवाम सोच रखती है, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप चले जाए ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, लम्स के अंदर, किसी जगह पर, आप उनसे कहें जी कि आप क्यों बात कर रहे हैं। वो काकड़ साहब गए थे ना, उन्होंने देखा था उस वक्त के क्या लोगों ने सवाल किए। तो जब आप ह्यूमन राइट्स किस तरह से वायलेशन करेंगे पूरी दुनिया में, उस चीज के ऊपर आवाज जो है वो लोग बुलंद करेंगे। तो मेरा ख्याल में आपको बाज आ जाना चाहिए, बजाय ये कि आप अपनी जस्टिफिकेशन दें कि फलाना बंदा मुनाफिक है या ये मुनाफिक है। देखिए, मुनाफिकत वो होती है कि आप 4 हफ्ते के लिए बाहर जाएं और फिर आप लंदन से वापस ना आए, फिर आप डील के रास्ते आए, फिर आप एयरपोर्ट के ऊपर मशीनें मंगवाएं, फिर आप डील के जरिए
खुद को एहल करवाएं, फिर आप इलेक्शन में हिस्सा लें, फिर अपने भाई को वजीर आजम बना दें, बेटी को वजीर आला बना दें, पूरा खानदान ही ऊपर नीचे लगा दें। मुनाफिकत वो होती है कि अवाम ने आपको वोट ही नहीं दिया, आप अपने वार्ड से भी हारे हुए हैं और आप जबरदस्ती आकर बैठ गए और लोगों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, आए रोज कानून साजियां की जा रही हैं ताकि इस मुल्क की अवाम को महकूम बनाया जाए। ये अवाम महकूम नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला, हक सूरज तलू होगा। अवाम जो है वो समझती है, राय रखती है, ये हक है, आईनी रास्ता है हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम अदालत में भी जाते हैं किसी के फैसले के खिलाफ, हम सड़कों पर भी निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपने हुमायूं दिलावर जैसे जज जो हैं वो आपको पसंद है, आपको अब्दुल हसनात जैसे जज पसंद है, आपको काजी फैसल साहब जैसे जज पसंद है जो आपकी मर्जी के मुताबिक चलें। हमें वो जज पसंद है जो इंसाफ फराम करे, हमें वो जज पसंद है जो कानून के ऊपर खड़ा हो, जो आइन के ऊपर खड़ा हो। आप तो बिल्कुल उसके खिलाफ टॉर्न शुरू कर देते हैं। तो किसने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पासपोर्ट का किस्सा छेड़ा, किसने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसने कहा कि ये जजेस की जो है वो बीवियां इमरान खान उनका क्रश है, किसने ये बातें? पूछे ना जरा इनसे, पूछे कि कौन है जजेस के बारे में ट्रोलिंग करता है? क्या मरियम नवाज साहब ने बयानात नहीं दिए जजेस के बारे में? क्या उनकी राय जो है वो मंजर आम पर नहीं आई? क्या इनकी तरफ से ट्रोलिंग जो की जाती है इनके तर्जुमानों की तरफ से, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? चले मैं जवाब अफनान साहब से जवाब ले लेता हूँ। अफनान साहब, ये आपने सुन लिया कि एक तो अदलिया के खिलाफ कैंपेन और दूसरी चीज़ ये बुशरा बीबी के हवाले से अब जो हुकूमत एतराज़ कर रही है कि वो पेशावर क्यों गई, तो उस पर अब वो भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाते हैं, पेशावर तो फिर पाकिस्तान में ही है, इसमें क्या एतराज़ है? तो गवर्नमेंट ये क्यों फील कर रही है कि ये किसी डील का नतीजा है या माफ़ी मिल गई है? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। देखिए, बात यह है कि वैसे तो वो जहाँ भी जाएं हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप ज़ाहिर है अगर आप हमारे लीडरों के ऊपर मतलब कि मामले बात कुछ होगी, आप घुमा घुमा के ले जाएंगे कि जी फलाना इधर भी चला गया। हालांकि 1000 दफ़ा मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब बाहर गए, पाकिस्तान से वापस आए। अगर उन्होंने ना आना होता तो वो पहले ही ना आते। मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना, इन बातों का सर पैर नहीं है। ये वो बयानिए की बातें हैं जो जिनकी कोई मतलब के तमीज़ के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं। मतलब मुझे बताएं ना, सब कोई दलील है, कोई लॉजिक है इसके पीछे, तो मुझे समझाएं। एक बंदा लंदन गया, कह रहे लंदन क्यों गया? भाई आपका लीडर जो है उसके बच्चे लंदन में रहते हैं, तब तो आपको कोई मसला नहीं है। आपकी जो बुशरा बीबी है उनके बच्चे भी बाहर जाते हैं, तब भी आपको कोई मसला नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूमते हैं, तब भी आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरों को आपने जरूर क्या कहते हैं तंग करना है इस बात के ऊपर। भाई कोई बाहर जा रहा है किसी भी मसले, वो वापस आ जाएगा, आप इसके ऊपर बयानियां क्यों बना रहे हैं? सवाल तो ये है ना। फिर उन्होंने बात की थी काजी फायद ईसा साहब की। आजकल ये बहुत चैंपियन बने हुए हैं सारे पीटीआई के, डेमोक्रेसी के और सिविल राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के। मुझे बताएं मुशर्रफ का केस किसने जो है वो किया, क्यों नहीं किया? आपके जजों ने, आपके हम ख्याल बेंच वाले जजों ने, बंदयाल ने, खोसा ने, ये साकिब निसार, क्यों नहीं किया? इन्होंने किया तो काजी फायद ईसा ने किया ना। अगर आप इतने बड़े जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं तो आप उसको खिराज तहसीन पेश करें, क्योंकि ये काम जो आपके जजों ने करना था वो नहीं कर सके। नहीं, वो कल किया तो वो जज पसंद है जो हम ख्याल बेंच बनाते थे और 99% केसों का फैसला पीटीआई के हक में देते थे। आपको वो जज पसंद है जिन्होंने 63A में मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया और फिर दोबारा 63A का फैसला दिया और पार्लिमानी पार्टी के लीडर को कह दिया कि ये फैसला करेगा। ऐसे जज आप लोगों को पसंद है और आप हमें कहते हैं कि जी हम फॉर्म 47 के, तो आप भी आरटीएस की पैदावार है। चलें अफनान साहब, मुझे एक और बात का जवाब निजाम ना लाते तो यहाँ तक कभी मामला आता ही ना। मुझे ये बताइए अफनान साहब, ये उमर अयूब साहब ने अब फिर से एक्यूज किया है कि गैर मयारी खाना दिया गया खान साहब को, जिसके बाद उनको वॉमिटिंग हुई। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को डिटर्जेंट मिला के दिया गया पहले, उसके बावजूद वो अपने स्टांस से नहीं हटी। ये बड़े संगीन इल्ज़ाम आते हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म को अगर इस तरह की कोई चीज़ खाने में दे दी गई है तो इससे तो गवर्नमेंट की तरफ और तनकीद के निश्तर चलेंगे। इसकी क्लैरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा फिर? देखिए, मैं जो है बिल्कुल ये नहीं समझता कि इमरान खान साहब को कोई भी तकलीफ जेल में पहुंचनी चाहिए। हालांकि जब मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो मसला हुआ था तो इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था, हमारे लीडर का। और पहले मजाक उड़ाते थे कि देखिए प्लेटलेट्स हमने जीरो कर दिया, और जब वो बाहर जाके ठीक हो गए तो कहते हैं कि प्लेटलेट्स थे ही नहीं कभी काम। तो ये मैं नहीं समझता कि किसी को उनको कोई भी मसला आना चाहिए, ये बानी पीटीआई को। लेकिन जब आप इस तरह के बयानियाँ बना के दूसरों के ऊपर तमस्खर उड़ाते हैं ना, तो फिर आपको कभी ना कभी घूमते मामला वापस तो आता ही है। आज जो आप लोगों के साथ हो रहा है ये आप लोगों ने दूसरों के साथ किया है।
और ये काम आपने शुरू किया। हमने 2013 से 18 आपको कुछ भी नहीं कहा था, हालांकि हम आपकी हुकूमत भी गिरा सकते थे, आपको जेलों में भी डाल सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, आपने शुरू किया ये काम। आपने हाइब्रिड का पेज बनाया, आपने ये आरटीएस का निजाम लेके आए, और आज जब आप उसके फल खाने का टाइम आ गया तो आपकी चीखें पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। आपका लीडर जो है वो उधर अडियाला में बैठ के फल खा रहा है, तो अब रोने का क्या फायदा? ये तो उस वक्त सोचना था ना। और आज भी मैं कहता हूं कि अगर आपने सही इस मुल्क में जमहूरियत लानी है तो आपको सीओडी पे आना पड़ेगा। कोई बैठ के बातचीत, गालियां देने से आप ना जेल से बाहर आएंगे ना आप वजीर आजम बनेंगे। चलिए अफनान साहब, इस मुल्क की खिदमत होगी। ठीक है अफनान साहब, शॉर्टली एक कमेंट कर दें, फिर मैं नईम साहब से इसका तफसीली जवाब ले लेता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अब 26वीं तरमीम जो हुई है, हुकूमत ने 11 अरकान ख़रीद लिए थे, अगर हम सपोर्ट ना करते तो उन्होंने अपनी मर्जी का मुसव्वदा पास करवा लेना था। ये वो शख्स कह रहा है जिसने इस तरमीम में आपको सपोर्ट किया है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। अगर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई एविडेंस भी साथ दे दें तो फिर उसको मजीद उसको देखा जा सकता है। अच्छा, मेरी उसके अंदर जो है, मेरी जानिश में तो ये मामला नहीं है, लेकिन अगर कोई मजीद इस पर डिटेल आए तो फिर उसको देख सकते हैं। ठीक है नईम साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की है कि जजेस अगर 24 भी कर दिए जाएं तो उसके बावजूद हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन 26वीं तरमीम को चैलेंज करेंगे, इसका मतलब ये है कि इस बिल की हिमायत में आप वोट डालेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आईनी बेंच पर भी उन्होंने कहा कि दुरुस्त हम नहीं समझते, लेकिन अपने मुकदमात हम लड़ेंगे, पेश भी हम होंगे। और पहले भी एक केस में आर्ग्यू किया अली ज़फ़र साहब ने कि हमें इसीलिए रिलीफ चाहिए कि ये आईनी बेंच के सामने लगना चाहिए। तो लगता यही है कि एंडोर्समेंट हो रही है, फिर क्या क्या कहें इसको 26वीं तरमीम की? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि कोई एंडोर्समेंट हो रही है। जब आपका लॉ ऑफ लैंड होता है, मौजूद होता है, जब तक उसकी वापसी ना हो तो उसके मुताबिक केसेस भी लगने हैं, चलने भी हैं, और हम घर तो नहीं बैठ सकते। अगर कोई दरखास्त हमने देनी है तो डेफिनेटली जिस बेंच के पास जाएगी या जिस जगह पर भी जाएगी वो लगेगी, और मजबूरन हमें वहां पर पेश होना है जब तक उन अमेंडमेंट्स को वापस नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के पीछे वजह यही है क्योंकि 8-5 से जो फैसला आया था, जो कि एक शख्स निकल गया, अब 8-4 रह गए, जिन्होंने ये कहा कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा था, इमरान खान को वोट पड़ा था और ये सीटें इनका हक थी, इनको दे दी जाएं, इनको ही वोट किया गया था। और इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि बल्ले के निशान को उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया और इनको आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया। क्योंकि मैं खुद लड़ा हूं, मैं लेकर गया था और मुझे कहा कि क्या आप आजाद हो गए, बल्ले के निशान पर फैसला आ गया। तो लिहाजा ये गलती उसकी थी, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनके साथ तो उल्टा ज्यादती हुई कि इनको जो है वो किसी को। लेकिन अब आप कह रहे हैं इस पे एतराज नहीं है, नंबर बढ़ाने पे एतराज नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, देखें मैं ये समझता हूं कि तादाद बिल्कुल बढ़ाने के नहीं चाहिए इस वक्त। जो इनका जवाब जो है वो सिर्फ ये उधर जजेस की तादाद जो है वो पूरी की जाए, बढ़ाई जाए, जो इनके हम ख्याल जजेस हैं वो। चलें, वक्त महदूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब, अफनानुल्लाह खान साहब। पीटीआई यही फील है कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने के पीछे मैलाफाइडी इंटेंशन है हुकूमत की, लेकिन ये बिल अब किस तरह से पास होता है ये देखने के लिए वक्त दरकार है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने वफ़द के हमरा सऊदी अरब में मौजूद हैं। MOUs पर दस्तखत किए जा रहे हैं और ख़बर ये सामने आई है कि सरमायाकारी का जो हुजम है, यानी कि सऊदी अरब जो इन्वेस्ट करने जा रहा है वो 2 अरब 20 करोड़ से बढ़कर अब 2 अरब 80 करोड़ डॉलर हो चुका है, जो कि खुशाइन बात है। गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि 91,000 को क्रॉस कर ली है PSX ने, जो कि उनकी कामयाबी है। इसके साथ साथ एक और मसला एनर्जी प्राइसेस का भी है, जिसको बढ़ाए जाने के हवाले से भी अब ख़बरें सामने आ रही हैं। और PIA की प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न बन चुका है हुकूमत के लिए। तो क्या इस महाज पर हुकूमत को कामयाबी मिल जाएगी, इस पर बात करते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया। मिफ्ता साहब शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि हम इकॉनमी को डिस्कस करें, आपने 26वीं आइनी तरमीम पर कमेंट किया और आपने कहा कि चूँकि आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसीलिए रात के अंधेरे में इसको कैसे बदल दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट की रीजनिंग तो ये है कि नंबर हमारे पास पूरा था, आइनी प्रिंसिपल भी यही कहता है, JUI ने उनको सपोर्ट किया और ये बिल्कुल लेजिटिमेट लेजिस्लेशन हुई है। तो रात के अंधेरे वाला आर्ग्यूमेंट तो नहीं मान रहे वो ना माने, उस पर तो उनका वो इख्तियार है कि वो इस वक्त नंबर पूरे कर लिए इन्होंने, और जिस तरह नंबर पूरे कर लिए वो भी आपको मालूम है कि किस तरह नंबर पूरे हुए।
लेकिन क्या जो एक समाजी मुआहदा होता है उसको इस तरह रात के 5 बजे चेंज करना चाहिए? क्या ड्राफ्ट आप 10 बजे तक ना दिखाएं, आपस में कुछ सियासी लीडरान आपस में बैठ जाएं, फिर आप बोलते हैं हम पार्लियामान की इज्जत करना चाहते हैं, तो इससे क्या पार्लियामान की इज्जत या वक़ार में इजाफा हुआ है? जो आप कह रहे थे कि हम इससे इंसाफ आसान बनाएंगे, तो क्या ये इंसाफ से इससे आसान बनेगा? और अगर एकदम अच्छी बात कर रहे थे, अवाम के हक में बात कर रहे थे, तो अवाम को भी कॉन्फ्रेंस में ले लेते, हम जैसे को भी बता देते कि भाई ये ड्राफ्ट है, 8-10 दिन 15 दिन एंकर हजरात जो हैं, कॉलमिस्ट हैं, अखबार वाले हैं, दीगर जर्नलिस्ट इस पर तबसरा फरमाते, बातचीत करते, कुछ अच्छी चीज कर लेते, कोई बुराई चीज निकाल लेते, तो एक बेहतर मसवादा बन जाता। लेकिन जाहिर है कि इनका मकसद तो ये नहीं था, और ये अपने मकसद में कामयाब जरूर हो गए, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो आर्ग्यूमेंट होता है, अब उसका भी वो ये जवाब दे रहे हैं ना कि अगर हमने एक आईनी अदालत का पहले हमने मूव किया कि ये बननी चाहिए, उससे भी हम पीछे हट गए, फिर जजेस को ट्रांसफ़र भी करने की बात थी, उससे भी पीछे हट गए, एक्सटेंशन से भी पीछे हट गए, तो उसके बावजूद कैसे जुडिशल इंडिपेंडेंस मुतासिर हुई है इस तरमीम से? इस पर आपका व्यू क्या है? इस पे कोई शुबा नहीं है कि जो 1 महीने पहले जो रात के अंधेरे में करने लगे थे और जो ड्राफ्ट दिखाया था वो तो बहुत ही बुरा था। वो एक समझ लो कि मौत थी तो अब बुखार मिला है हमें। अच्छा। तो ये इस पे कोई बहस नहीं। और इस पे मौलाना फजलुर रहमान का किरदार जो है उसको सराहना जरूरी है कि उन्होंने अपनी 5-8 सीट का बड़ा फायदा उठाया और पीटीआई को भी लेकर आए, उससे भी उनसे भी इंगेज किया और ये दिखाया कि इंगेज हो सकती है पीटीआई भी, और एक मुस्बत किरदार मौलाना साहब ने रोल अदा किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मौलाना साहब को तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन आप चाह क्या रहे थे कि हाई कोर्ट के जजेस को आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर दें कि वो आपके मातहत हो जाए? आप क्या चाह रहे थे? ये कि कुछ मखसूस जजेस को आप दे दें ये अथॉरिटी कि वही सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर काम कर सकें, जहां पे गवर्नमेंट अक्सर लिटिगेंट होती है, ताकि गवर्नमेंट की मर्जी के खिलाफ का कोई जज ना आ जाए। हम ये बात समझते हैं कि कुछ जजेस थे, साकिब निसार साहब थे, उमर अता बंदयाल साहब थे, मुनीब साहब का एक आध फैसला था जो कि बहुत ज्यादा यकतरफा फैसला था, आइन से तजावुज करके गया था और जो आज की हुकूमत है उसके खिलाफ था। लेकिन ये भी बात समझें कि काजी साहब के भी कुछ फैसले जो थे वो भी आइन से तजावुज करे हुए थे। उन्होंने अगर साकिब निसार साहब ने बहुत ज्यादती फरमाई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, तो इन्होंने ज्यादती फरमाई पीटीआई के खिलाफ। अब एक ज्यादती वाले जज का जो नेमुल बदल होता है वो दूसरा ज्यादती वाला जज नहीं होता। उसका ये होता है कि आप मुनसिफाना गैर जानिबदाराना जज ले आए और वैसा सिस्टम बना ले कि जज जो है वो किसी दबाव के बगैर काम कर सके। आप तो एक सेट ऑफ यकतरफा जजेस को रिप्लेस करके दूसरी सेट ऑफ यकतरफा जजेस लेके आ रहे हैं। लेकिन जो बयानिया बना के एक्सटेंशन ले लेंगे वो तो नहीं ली उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं लिए, जबकि उन्होंने तो लिख दिया था कि मैं एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार हूं अगर सबकी उम्र बढ़ाई जाए वगैरह वगैरह। अच्छा। लेकिन काजी साहब का अपना वजन इतना बढ़ गया था, बोझ इतना बढ़ गया था कि इन्होंने भी समझा कि काजी साहब को हटा दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। तो काजी साहब को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया जो भी इस्तेमाल करना था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें मुज़म्मिल भाई, ये आइन के जो 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 रद्दोबदल होता है ना वो बहुत अरसे तक चलती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। और आज आप चाहते हैं कि ये हुकूमत के जेर असर जज हों, कल अगर किसी और की हुकूमत होगी तो ये जज उनके जेर असर होंगे। सही। आपने ये भी कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया नून लीग ने छोड़ दिया है। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मुख्तसर तकरीर की, एक मानी खेज शेर पढ़ा और बाद में खामोश हो गए और अब लंदन चले गए, वहाँ से अमेरिका जा रहे हैं। आपको लगता है ही वॉज कम्प्लीटली ऑन बोर्ड विद दिस? देखिए ये तो मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मॉरल क्लैरिटी मुस्लिम लीग नून की पास थी 2008 के बाद, मुशर्रफ साहब के जाने के बाद, और जिस तरह इन्होंने एक अवाम के वोट के लिए बात की, अवाम की वोट की इज्जत के लिए बात की, वो अब इन्होंने मॉरल क्लैरिटी खो दी है। अच्छा, चलें कुछ मुआशी मामला डिस्कस कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में मौजूद हैं और हमने MOUs के हवाले से अब सुना है कि पहले सरमायाकारी $2 अरब 20 करोड़ डॉलर थी, अब बढ़कर $2 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गई है। खुशाइन बात है ये। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो PSX है 91,000 को क्रॉस कर चुका है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
जी, PSX 91,000 को क्रॉस कर चुका है। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है मुल्क के लिए। और अमूमन ये देखा गया है, हमेशा नहीं लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ती है तो फिर इकोनॉमी भी बढ़ती है। समझ लीजिए कि 10 में से 7 मरतबा ऐसा होता है कि जब स्टॉक मार्केट चढ़ती है तो 70% चांस है कि इकोनॉमी भी साथ चलेगी। तो मेरी दुआ है, तमन्ना है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी भी मईशत चलना शुरू हो जाए। अभी तक तो नहीं चल रही। जहां तक सरमायाकारी का ताल्लुक है तो उस पर मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा सस्पिशियस रहूंगा। हुकूमत के MOUs हमने बहुत देखे हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसके नतीजे में जो सरमायाकारी है वो इतनी नजर नहीं आती। अच्छा, और एनर्जी प्राइसेस के हवाले से कंसर्न अब भी बरकरार है। सुई नॉर्दर्न हो, सुई सदर्न हो, दोनों की तरफ से अब 54% इजाफा करने की दरख्वास्त की जा रही है कीमतों में। तो इसको कैसे डील करेंगे? पब्लिक आउटरीच भी आएगा, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, रिस्पॉन्स आएगा आवाम का? देखिए, ये जो आपने पिछला सवाल पूछा था सरमायाकारी का और मैंने कहा था कि मैं इस पर बड़ा सस्पेश हूं, तो उसकी एक वजह यही है, सच्ची बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त खित्ते की सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगी गैस है। और ना सिर्फ हमारे खित्ते में, जनूबी एशिया में इसमें तो बहुत महंगे हैं, लेकिन दूसरे ममालिक अगर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया को ले लें, साउथ अफ्रीका को ले लें, इथियोपिया को ले लें, तो हम उन सबसे भी हमारी यहाँ गैस महंगी और बिजली महंगी है। और उनमें से भी बेशतर ममालिक जो है वो गैस इम्पोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो कंपैरेटिव नहीं रहा है दुनिया से। और अगर आप और मजीद गैस बढ़ाएंगे तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही कि इनके पास ऑलरेडी जो इन्होंने LNG के सौदे करे हुए हैं उतनी गैस तो हम बेच नहीं पा रहे। आपको जो $8 की गैस मिलती है आप वो $13 की बेच रहे हैं, मगर फिर भी आप खसारा कर रहे हैं। तो मतलब इसका मैं ये समझता हूँ कि इसका हल अब एक ही है कि जल्दी से आप इसको प्राइवेटाइज करें। ये हुकूमत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के लोग सही फैसला नहीं करते, उनके अपने पैसे नहीं लगे होते। सो जितनी जल्दी प्राइवेटाइज हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये जिस तरह हुकूमत बिजली और गैस का निज़ाम चला रही है, ये पाकिस्तान के उस वक्त सबसे बड़ा बोझ है, हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत का फैसले। और जब तक कि बिजली और गैस के अंदर आप निष्कारी नहीं करेंगे और हुकूमत से जान नहीं छुड़वाएंगे इन इदारों की, ये हम मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, अब उसमें भी तो कुछ मुश्किलात है ना। अब औरंगजेब साहब ने पहले कहा था जून 2024 तक PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी, नहीं हुई, तोसी होती रही। अब वो कह रहे हैं कि इस जुमेरात को ये शुरू होगा अमल सारा। और कुछ खबरें ये भी क्लेम कर रही हैं सिर्फ एक कंपनी हिस्सा ले रही है इसमें। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेगी हुकूमत इसको? अब ये तो बिड खुलने के बाद पता चलेगी। मेरे ख्याल से एक शायद ब्लू वर्ल्ड कोई कंपनी है जिसने ये बिड की है, एक ही बिड करी है। चले एक बिड ही आ गई, उसको बेचारे को बिड करने से पहले तो नहीं पता थी कि वो अकेला होगा, तो होपफुली कंपैरेटिव बिड होगी। PIA के अंदर देखें, एक चीज याद रखिएगा कि PIA के अंदर साल का मतलब 90 अरब 100 अरब रुपए का नुकसान है। तो जो भी कंपनी लेगी उसको ये बात समझ में आएगी कि अगले 1-2 साल तक भी नुकसान होगा, तो वो भी ये भी सोच रही है। और मैं ये बात करता था, PIA के 635 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत ने अपनी बुक्स में ले लिया है। इसके बावजूद PIA की बिडिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप देखें कि PIA का क्या हाल हो गया है, कितना अबतर हाल हो गया है। आधे जहाज इनके खड़े हुए हैं जो उड़ने के लायक नहीं है। तो इससे तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी जान छुड़वाएं, जिस पैसे में ये इसने ब्लू वर्ल्ड वाले ने मांगी है उसको दे दी। चलें, प्राइवेटाइजेशन का अमल आपके मुताबिक जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।